प्रिय प्रशिक्षुओं, नमस्कार। मैं जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फुहराया कानपुर देहात। आज हम लोग मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित है। आज हम लोग पहले मूल अधिकार की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास, व्यक्ति के भौतिक विकास एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो भारत में जो अधिकार हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित हैं। दूसरे प्रकार के अधिकार वे अधिकार हैं जो जिन्हें हम कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा कानून को पारित करा के होने के बाद जो है संविधान में आए हैं, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और मातृत्व का अधिकार अधिनियम विधानमंडल द्वारा लाए गए हैं। और तीसरे प्रकार के अधिकार हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं, हर मनुष्य को प्राप्त हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक न हो। अगर वो भारत में रहता है तो उसे मानव होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए वो उसे मिले हुए हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा या अन्य किसी के संस्था द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है तो वो अपनी अर्जी लेकर, अपनी शिकायत लेकर सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है। ये नहीं हो सकता कि संसद के पास, किसी भी पार्टी के पास सामान्य बहुमत हो और वो मौलिक अधिकारों में बदलाव कर दे। ये ऐसा संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए हमेशा विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जिसमें संविधान द्वारा विशेष बहुमत से उसे पारित होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया में ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकार तभी, जैसे देश की एकता अखंडता पर अगर प्रभावित हो रही हो या किसी व्यक्ति के कुछ करने से और देश को सामने को समस्या हो या देश संकट में आ जाए, तभी हम मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। नंबर 5, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। फिर नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब हम लोग मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य नामक संस्था जो होगी उसमें क्या क्या शामिल है। उसमें मुख्य रूप से केंद्र की संसद शामिल है और सरकार शामिल है। उसके अलावा प्रांत का विधानमंडल व प्रांतीय सरकार भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इस संविधान में प्रावधान है कि ये जो संस्थाएं, उपरोक्त संस्थाएं हैं, यदि
मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या व्यक्ति के दिए हुए अधिकार को छीनती हैं या उन्हें कम करने का प्रयास करती हैं, तो व्यक्ति इसकी मांग करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अर्थात विधि के समक्ष समानता, इसका तात्पर्य यह है कि जो जितने भी व्यक्ति होंगे, जो भी हमारे भारत के व्यक्ति होंगे या भारत के लोग होंगे, उन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जैसे पहले राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों को पदवी दी जाती थी और उन्हें विशेष उपाधि दी जाती थी, वैसा कोई भी उपाधि भारत में लागू नहीं होगी। लेकिन इसमें इसके संबंध में कुछ अपवाद हैं, और इसमें अपवाद हैं राष्ट्रपति जो है और राज्यपाल जो उपाधि जो धारण कर सकते हैं। और एक अन्य शब्द इसमें है कानूनों का समान संरक्षण, अर्थात समान परिस्थितियों में सभी कानून समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कानून किसी व्यक्ति के लिए अलग हो और किसी अन्य व्यक्ति के लिए अलग हो। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू करने की बात कही गई है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास के संबंध में सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का निषेध करता है। ऐसा राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, इसमें कुछ अपवाद बनाए गए हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके संबंध में अगर राज्य को लगता है तो विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन, इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन मतलब होता है सरकारी सेवा में मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, निवास और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस अर्थात कि जब भी सरकार द्वारा नौकरियां निकाली जाएंगी तो उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास करने वाले के लिए रोजगार में आने की शर्त अनिवार्य कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब नक्सलवादी क्षेत्रों में जो रोजगार पैकेज लाए गए थे तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो है इस क्षेत्र विशेष में जो रोजगार निकलेंगे उसमें यहाँ के आदिवासियों को प्रमुखता दी जाएगी, वो इसी के तहत दिया गया। इसके अलावा इसमें एक अन्य अपवाद है, धार्मिक संस्था से संबंधित पद पर उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य अपवाद है, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे अगर राज्य को लगता है कि महिलाओं की भागीदारी इस नौकरियों में कम है तो वह महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान राज्य जो है कर सकता है। इससे इस मूल अधिकार का हनन नहीं होगा या उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसमें संविधान जो है राज्य को इतनी पावर देता है। अनुच्छेद 16(4) में यह कहा गया है। अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी, मतलब छुआछूत संबंधी कानून को एक दंडनीय अपराध किया गया। आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। संसद द्वारा अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 लागू किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने पर इसे दंडनीय अपराध माना गया और इसका निषेध करने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में
उपाधियों के अंत की बात की गई है। किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। परंतु इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे सामरिक उपाधियां दी जाती हैं, शैक्षणिक उपाधियां दी जाती हैं। जैसे सेना में कोई विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति को विशेष मेडल दिया जाता है। अब हम स्वतंत्रता, अब यहां तक हम समानता के अधिकार को समझते हैं। अब हम मूल अधिकार के आगे बढ़ने के क्रम में स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती है और उसमें किसी भी प्रकार का राज्य कोई भी रोकथाम नहीं करेगा, राज्य भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ युक्त निर्बंध रोक लगाने की बात कही गई है। जैसे अगर आपके कुछ लिखने से या आपके कुछ पढ़ने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है, या आपके कृत्यों से देश की एकता और अखंडता को कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो इस स्वतंत्रता पर जो युक्त निर्बंधन राज्य लगा सकता है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 19(1)(b), जिसमें शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और इस मूल अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी शस्त्र रहित होकर सम्मेलन कर सकता है। लेकिन यहाँ भी युक्त निर्बंधन की बात की गई है और कहा गया है कि अगर आपके इस प्रदर्शन करने के क्रम में या सम्मेलन करने के क्रम में राज्य की एकता अखंडता प्रभावित होती है और राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर आप कोई षड्यंत्रकारी का सम्मेलन कर रहे हैं, और इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था अगर आपके इस कृत्य से प्रभावित होती है, तो इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(c), इस अनुच्छेद में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी इंडिविजुअल बात नहीं सुनी जाती है या अपने समुदाय की बात उसके समुदाय को राज्य महत्व नहीं दे रहा है, तो वह संगठन बना सकता है। लेकिन यहाँ भी एकता और अखंडता के प्रभावित होने पर राज्य इस संगठन को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 19(1)(d), भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी आ सकें, कहीं भी जा सकें, इसकी भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(d) के तहत प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 1(c), भारत में कहीं भी निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी जाएं और जहां भारत देश के अंदर आप चाहे जहां चाहे रह सकते हैं, बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि यदि किसी विशेष जनजाति के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित है, तो आप वहां जाके बस नहीं सकते, क्योंकि उस जनजाति को संरक्षण के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है कि यहाँ आपको जाना जरूरी नहीं है या वहां आप नहीं जा सकते, तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है या आपको पूरी अधिकार नहीं है। जैसे इसी कानून का उपयोग करते हुए अंडमान निकोबार क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया या बसने पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उससे जनजातियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी या उनको रहने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। परिणाम स्वरूप उसको वहां बसने से रोका गया। कोई भी अनुच्छेद 1(g), इसमें कहा गया है कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। इसमें यह नहीं हो सकता कि कोई भारत जब संविधान का बना तो इसमें मूल अधिकार में यह बताया गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिसका मन कहे जो भी व्यवसाय अपनाना चाहे वो अपना सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई व्यवसाय किसी के लिए रिजर्व नहीं रखा जा सकता कि ये व्यवसाय यही व्यक्ति करेगा, ये व्यवसाय ये फला जाति करेगी। इस हिसाब से कोई भी प्रतिबंध किसी भी जाति पर नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 20 मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 20 में अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के संबंध में या अपराध न करने या अपराधी सिद्ध होने से संबंध में संरक्षण इसमें प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20(1), इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय लागू
किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और उसे उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी आप नहीं मानेंगे जब तक उसने उस समय जो कानून है उस कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अनुच्छेद 20(2) इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अपराध करे और उसको भिन्न भिन्न तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता। एक ही अपराध करने पर एक ही जो कानून है एक बार में उसी के तहत उसे दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जो है अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए अलग आपको गवाह लाने पड़ेंगे उसको अपराधी सिद्ध करने के लिए। आज जो है यहीं तक हम क्लास को समाप्त करेंगे और आगे जो अनुच्छेद 21 से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार के बारे में जो भी विवेचना है वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।